Hi, welcome Tarun and Raki. So, in this session, we will discuss about wire transfer and special category rules for our project AI Financial Risk Compliance. Okay. आई गिव यू अ क्विक रिव्यू। पिछले सेशन में हमने ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग रूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, लार्ज और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, अगर कोई प्रोफाइल इनकंसिस्टेंसी है अक्रॉस बिजनेसेस तो उन एक्टिविटीज को भी फ्लैग करना होता है बैंक्स को। हाई टर्नओवर विथ लो बैलेंस, अगर ऐसी कोई कैटेगरी अकाउंट्स हैं वो भी फ्लैग्ड होते हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी इंस्ट्रूमेंट्स प्लस कैश विड्रॉवल, अगर कोई कहीं तीसरे अकाउंट से पैसा आया और इमीडिएटली कैश विड्रॉ हो गया तो उसको भी फ्लैग किया जाता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को, और आइडेंटिफाई किया जाता है रीजन कि ट्रांजैक्शन के पीछे क्या रीजन था। अगर बहुत सारे स्मॉल कैश डिपॉजिट्स हो रहे हैं, एक ही मतलब एक ऐसा पैटर्न अगर बिल्ड हो रहा है तो उस पैटर्न को भी फ्लैग करके अंडरस्टैंड किया जाता है कि क्या रीजन है इन ट्रांजैक्शंस के पीछे। सिमिलरली अगर रिपीटेड सिमिलर चेक्स आ रहे हैं, चेक बर्स्ट हो रही है, ठीक है, तो वो भी मॉनिटर किया जाता है। और अगर कोई अकाउंट के थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, अगर वो ब्रीच होते हैं तो भी फ्लैग हो जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन रूल्स थे। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है वायर ट्रांसफर और कैटेगरी रूल्स को पढ़ना और समझना। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, नाउ इफ यू सी, सो वायर ट्रांसफर और स्पेशल कैटेगरी रूल्स जो हैं, दीज रूल्स बिकम क्रिटिकल फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ठीक है। जब भी विदेश पैसा जाता है, देश से बाहर जब पैसा जाता है या आता है देश के बाहर से, ठीक है, हो सकता है कि मान लो कोई टेररिज्म फंडिंग के लिए कहीं से पैसा आ जाए, खालिस्तान से पैसा आ जाए, ठीक है, या यहाँ से कोई पैसा बाहर भेज दिया जाए, मनी लॉन्डर होकर के स्विस बैंक में जमा करवा दिया जाए। ठीक है। यहाँ से कोई टैक्स का पैसा है, वो किसी पॉलिटिशियन ने निकाला और बाहर जमा करवा दिए। ठीक है। सो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जब भी होती है वहां पे ये रूल एप्लीकेबल होते हैं, वायर ट्रांसफर और स्पेशल कैटेगरी रूल्स वहां पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। इसके बाद में करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ठीक है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मतलब ऐसा समझो कि जैसे मैंने अभी एक केस बताया था कि बैंक को करस्पॉन्डेंस रखना पड़ता है अबाउट द रीजंस व्हाई अ ट्रांजैक्शन हैपेंड, एंड दे आल्सो हैव टू रिपोर्ट इट टू द कंप्लायंस टीम्स। ठीक है। इन केस इफ आफ्टर इयर्स लेटर इफ अ कंप्लायंस टीम्स कम्स बैक टू द बैंक और वो पूछती है कि भाई मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था और इसके पीछे क्या रीजन था और आपका रिकॉर्ड कहाँ है। ठीक है। आपके पास रिकॉर्ड रिटेन है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है तो प्रोड्यूस करो। तो वो सब करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर और रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस के अंदर आता है। ठीक है। तो आरबीआई कहती है कि बैंक्स को करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में एक और है कि जैसे मान लो विदेश में कोई अकाउंट, कोई बैंक है जो सिर्फ ऑन पेपर है, ठीक है, शेल बैंक्स बोलते हैं। जैसे शेल कंपनीज होती हैं जिनका कोई ऑपरेशनल रिकॉर्ड नहीं होता, कोई ऑपरेशंस नहीं करती, वो बस फर्जी पैसा ट्रांसफर करने के लिए इधर से उधर खुलती हैं, फेक कंपनीज समझ लो। सिमिलरली फेक बैंक्स खुल जाते हैं। ठीक है। जैसे इंटरनेशनली माल्टा, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे ऐसे शेल बैंक्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि यहां से बैंक ने सोचा कि वो तो बैंक है और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन कर दिया। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ठीक है। मतलब वहां विदेश में एक बैंक है जो मान लो फर्जी हो सकता है, तो बैंक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां से पैसा उस बैंक पे नहीं भेजना है। ये इस बैंक की जिम्मेदारी है कि आप उस बैंक के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। ये आरबीआई का रूल है कि अगर विदेश में कोई ऐसा फर्जी बैंक खुला हुआ है तो यहां तो बैंक को पता नहीं चला, बैंक ने तो ट्रांजैक्शन कर दी उसकी बैंकिंग आईडी पे, ठीक है, और वहां से पैसा मिसयूज होने लग गया। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है कि उसको ये देखना है कि हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा। ठीक है। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से कई बार पैसा आता जाता है। ठीक है। डोनेशंस के नाम पे बहुत सारा पॉलिटिकल फंडिंग आ जाता है। ठीक है। सो ऐसे केसेस को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो इंडिया में बहुत सारी ऐसी टेरर फाइनेंसिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आ जाती हैं। ठीक है। इनफैक्ट ऐसा पीछे रिपोर्टेड है कि बहुत सारे जो एनजीओज के थ्रू पैसा आता है, जो फॉरेन डोनर्स हैं जो इंडिया में डोनेट करते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत बार इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एक कंट्री के अंदर।
ठीक है, मतलब टॉप लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब दे पे फॉर कन्वर्जन ऑफ पीपल। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम बन जाइए, ठीक है, तो उनकी फंडिंग ऐसी आती है कि वो ऊपर तो दिखाएंगे कि एजुकेशन पे काम कर रहे हैं या इस पे काम कर रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन्स मतलब दे क्रिएट इम्बैलेंस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एंड रीजंस क्या होता है? पॉलिटिकल गवर्नेंस, पॉलिटिकल कंट्रोल रीजन होता है। ठीक है, बहुत लार्ज टॉप स्केल बिजनेस होता है, क्योंकि कंज्यूमर्स हैं इंडिया में, और इस तरीके से ऐसे बहुत सारी कंट्रीज आपने देखा भी होगा, जैसे यूएस बहुत सारी कंट्रीज को कंट्रोल करता है प्रॉपरली। सो हाउ डू दे डू दैट? तो जैसे उनके बहुत सारे विंग्स बनते थे, जैसे पहले बड़ा फेमस था, क्या नाम था इसका, रशिया, रशिया का था ग्रुप, नाम एकदम से मेरे ध्यान से निकल रहा है। है बड़ा कॉमन, अभी गूगल पे डालूंगा तो मिल जाएगा। ठीक है, सो वो क्या करते थे, वो पूरी की पूरी कंट्री को कंट्रोल करते थे। जैसे ऐसी सोर्स ऑफ फंडिंग करके मतलब बहुत सारे ऐसा स्पाइंग नेटवर्क और मतलब बहुत कुछ होता है। ठीक है, क्रिएट होता है। तो होता तो सब कुछ पैसे के थ्रू ही है, और सारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आता है। तो when you are putting a AI system at place, you have to consider all such scenarios so that you can improve the governance, ठीक है, of the system। अब बैंक को तो लगाना पड़ेगा क्योंकि बैंक की तो जिम्मेदारी है। तो सोचो बैंक के लिए कितना कंप्लायंस इशू है, कहीं से भी पैसा आ गया इतने बड़े आदमी का, और यहाँ पे हो सकता है कि वो पूरा टेररिज्म प्लान हो जाए। ठीक है, या मतलब कुछ बहुत बड़ा इम्बैलेंस, सोसाइटल इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, या बहुत सारे लोगों को मे बी कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, विथ सम एक्स वाई जेड केसेस, बाई रनिंग मनी। सो वो सब भी बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और फिर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस तो हैं ही। ठीक है, सो अब जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, इफ आई टेल यू, सो अगर वैसे मोटा मोटा समझो तो बैंक की 5 रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। जैसा पहला है, हु इज सेंडिंग द मनी। ये पता होना चाहिए। मान लो कोई बंदा आया, बैंक में पहुंचा, कैश लेकर गया, कैश जमा करा दिया। अब जो बंदा कैश डिपॉजिट करता है किसी दूसरे के अकाउंट में, आप ये देखो, अब अगर 50,000 से ऊपर है तो फिर उसको आई थिंक अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है। बट लोग पहले रेसिस्ट करते हैं कि नहीं भाई, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो भूल गया, एक्स वाई जेड इशू है। सो दे ट्राई टू डिनाई द आइडेंटिटी। ठीक है, कि वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते पैसा भेजने से पहले। ठीक है, जहां पे भी कुछ ऐसा कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वहां बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं। ये चुपचाप कैशियर को थोड़ा पैसा खिला रखा है, अब कैशियर बैठा है, वो आया, कैशियर ने पैसा ले लिया, आगे ट्रांसफर कर दिया, नहीं पता चलता, इतनी बड़ी बैंकिंग सिस्टम है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट हु इज सेंडिंग द मनी, हु इज रिसीविंग इट। रिसीवर एंड पे भी पता होना चाहिए। अब इंटरनेशनल अगर रिसीवर है तो हाउ विल यू गेट टू नो कि कहाँ गया पैसा? ठीक है, अगर वो बैंक भी फर्जी हो सकती है, वो रिसीवर अकाउंट भी फर्जी हो सकता है, वहां से उसको कोई निकाल करके इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए यूज कर सकता है, या इंटरनेशनल और बहुत सारे केसेस के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, अनएथिकल वेज के लिए यूज कर सकता है, ड्रग स्मगलिंग, आर्मरी, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मतलब पैसा यूज हो सकता है इंटरनेशनली। सो अब हाउ विल द सिस्टम गेट टू नो? भाई सिस्टम को तो हमें ट्रेन करना पड़ेगा, तभी सिस्टम को पता चलेगा कि ये जो ट्रांजैक्शनल पैटर्न है, दिस मस्ट बी फ्लैग्ड। ठीक है, सिस्टम को तो बस इतना ही पता करना है, एस्केलेशन करना है, सो दैट सिस्टम के पास में रिकॉर्ड रहे कि ऐसा कुछ हुआ था, और वो हमारे पास हाईलाइटेड ट्रांजैक्शन है, और हमने रिपोर्ट कर दिया था इसको आरबीआई को और अपनी कंप्लायंस अथॉरिटीज को। ठीक है, अब वो एक्शन लें नहीं ले तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो फंसेंगे। बैंक हैज टू बी सेफ, बैंक हैज टू बी कंप्लायंट, बिकॉज बैंक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, सो दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर मनी। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। सिमिलरली, हु इज रिसीविंग इट, व्हाई द मनी बीइंग ट्रांसफर्ड, रीजन क्या है उसके पीछे, ट्रांसफर होने के पीछे क्या रीजन है? अगर फ्लैग ट्रांजैक्शन है तो उसका रीजन पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इज द ट्रांसफर कनेक्टेड टू अ रिस्की पर्सन, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री? ठीक है, हो सकता है कि कोई खतरनाक आदमी हो, कोई टेररिज्म टेररिस्ट हो, कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो। ठीक है, मे बी बॉम्ब ब्लास्ट के लिए यूज कर ले पैसा, या आर्म आर्म्स स्मगल करवा दे, या ड्रग्स स्मगल करवा दे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
सिमिलरली कोई शेल बैंक हो सकता है इंटरनेशनली, गेमिंग का पैसा हो सकता है, बेटिंग का पैसा हो सकता है। ठीक है, आईपीएल चला, आईपीएल पे सट्टा लगा, अब यहाँ से इतने लोगों ने लूज किया तो पैसा तो यहाँ से बाहर जाएगा ना। मान लो दुबई में कोई बड़ी बुक चला रहा था, ठीक है, तो अब पैसा तो इंडिया में लोग हारे, वो हार के पैसे यहाँ से तो विदेश निकला ना, या कैश के फॉर्मेट पे कन्वर्ट हुआ और वो गलत कामों के लिए यूज हुआ। एक इलेक्शन से पहले ऐसा पैसा यूज होता है बहुत सारा। ठीक है, धुरंधर अगर आप लोगों ने देखी तो अब उसमें क्या बोलता है, 60,000 करोड़ एक यूपी एक स्टेट इलेक्शन से पहले भेजता है। कौन भेजता है? पाकिस्तान। इंडिया में कैसे? लेकिन वो उसका रूट अलग है, वो कहाँ से, बक्कर वालों के थ्रू पैसा घूम करके, जैसा दिखाया मूवी में। ठीक है, कैसे वो रूटिंग करते हैं, तो वो तो बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं है। ठीक है, बट वो ड्रग बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारा फॉल्स कैश है जो वो मतलब सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, प्री इलेक्शंस। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस। ठीक है, तो अब अगर इफ यू हैव टू पुट सिस्टमैटिक, अब तो और डिजिटल हो गई हैं ट्रांजैक्शंस, अब तो 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन तो मतलब फोन से बैठे बैठे कर रहा है। ठीक है, सो अब क्योंकि डिजिटल हो गया है सिस्टम, तो ऑब्वियसली डिजिटल कंप्लायंस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आजकल गेमिंग में बड़ा वो चल रहा है, गेमिंग में बहुत पैसा लग रहा है, बेटिंग एप्स हो गई हैं डिजिटल इंटरनेशनल। आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो, उसके थ्रू आप अपना कनेक्ट कर लो, और आप पता चले सट्टा लगा रहे हो यहाँ से बैठे बैठे, चल आईपीएल ही रहा है। ठीक है, पर वो इंडिया में नहीं है, वो ऐप कहीं बाहर है, और आपने उस ऐप पे अकाउंट बना रखा है, तो टेक्निकली लीगल हो गया वो, क्योंकि उस कंट्री में लीगल है वो खेलना। आप यहाँ से बैठे बैठे रिमोटली खेल रहे हो। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बेटिंग के अलग रूल्स हैं, गोवा में अलग रूल्स हैं, सिक्किम और इधर असम इस जगह पे अलग रूल्स हैं। ठीक है, दिल्ली में अलग रूल्स हैं। सो मतलब इफ यू गो थ्रू विद सच रूल्स, you'll गेट टू हैव एन आइडिया। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ना धीरे धीरे फिर बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी वेरी बिग। बट ऑब्वियसली एक बार में आप सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। आप एक जगह से सिस्टम बनाना शुरू करते हो स्टेप वन से, और फिर धीरे धीरे उसके अराउंड बिल्ड करते जाते हो, नई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको सॉर्ट करते जाते हो। ठीक है, तो बैंक भी ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप आज एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दोगे जो सब कुछ सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट एटलीस्ट देर शुड बी सम प्रोग्रेस। ठीक है, कि अगर मान लो मैं 10% मेरा स्टेक्स अगर बच रहा है, तो ठीक है, दैट इज रीजनेबल। मुझे पता चलना चाहिए कि आफ्टर डिप्लॉइंग दिस सिस्टम एटलीस्ट 10% मोर कंप्लायंट हम हो जाएंगे, या 10% और ज्यादा हम सर्वेलेंस रख पाएंगे ऑन ट्रांजैक्शन, एंड धीरे धीरे फिर वो प्रोग्रेस इंप्रूव होता है, एंड दैट इज हाउ द सिस्टम रिपीटेडली इवॉल्व्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, जैसे कोई टेररिज्म ग्रुप है उसको पैसा जा सकता है, कोई ऐसा फर्जी एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, मदरसा चल रहा था, ऐसा कुछ उसका अकाउंट खुला हुआ था जहां से कोई फाइनेंसिंग हो रही थी। ठीक है, हो सकता है। सो मतलब ऑब्वियसली वो भी इन इन आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। सिमिलरली कोई कंट्री जैसे माल्टा वाल्टा है, माल्टा में तो ऐसे ही यहाँ से शेल अकाउंट्स खुल जाते हैं कंपनियों के, बैंक्स खुल जाते हैं, कंपनियों के अकाउंट खुल जाते हैं, लोग वहीं से वहीं ट्रांजैक्शंस करते हैं। माल्टा में बेटिंग लीगल है, जैसे दुबई में बेटिंग लीगल है। ठीक है, तो वहां पे बेटिंग होती है, एंड तो इंडिया में बंदा बैठा है, इंटरनेशनली उसका अकाउंट है, वहीं से वो बेटिंग कर रहा है, और वहीं पैसा है, उस पैसे का एक कार्ड बनवा लिया जो यहाँ ड्रॉ कर लेता है, यूज करता है। ठीक है, 2 नंबर का पैसा, टैक्स्ड पैसा नहीं है। ठीक है, और फिर वो अलग तरीके से यूज होता है। ऑल्सो कैन द बैंक लेटर प्रूव व्हाट चेक्स इट परफॉर्म? अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है, तो बैंक को बाद में प्रूफ भी देना पड़ जाता है, कि क्या बैंक बता सकती है कि उसने क्या क्या चेक किया था ट्रांजैक्शन होने से पहले। हो सकता है 10 साल बाद चेक हो, 20 साल बाद चेक हो, 25 साल बाद चेक हो। ठीक है, कोई स्कैम एक्सपोज हुआ, पिछले 15 साल पहले कोई स्कैम हुआ तो वो एक्सपोज हुआ, तो बैंक को जवाब देना पड़ता है। तो बैंक के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, शुड हैव द रिकॉर्ड रिटेंशन। तो बैंक को ये प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ जी देखो, हमने चेक किया था, हमारे पास कंप्लायंस पे भी आया था, हमने ट्रांजैक्शन को फ्लैग भी किया था, ये रिकॉर्ड्स हैं, और इसके बाद हमने इसको एस्केलेट भी किया था मैटर को, हमने इसको कंप्लायंस टीम्स को भी दिया था, कंप्लायंस टीम्स ने आगे फॉरवर्ड भी किया था। ठीक है, तो दैट इज हाउ बैंक क्लियर्स हिज रेपुटेशन। एंड उसके बाद में फिर रेगुलेटेड अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब उनके पास कोई इंटेल आई, तो कैसे उन्होंने उसको यूज किया, उसके ऊपर क्या एक्शन मिला। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Okay. So the purpose is not to stop normal payments. It is to prevent criminals from using banks for money laundering. ये major challenges है, money laundering, fraud, terrorism financing, और hiding illegal money. Okay.
सो रूल्स क्या क्या हैं, लेट्स हैव अ लुक। सो सबसे पहला रूल है कि बैंक को ओरिजिनेटर और बेनिफिशियरी डेटा के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनेटर मतलब सेंडर जो भेज रहा है पैसा, बेनिफिशियरी मतलब जो पैसा रिसीव कर रहा है, दोनों की इंफॉर्मेशन बैंक के पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स मस्ट कैरी रिक्वायर्ड सेंडर एंड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जब तरुण इंटरनेशनली पैसा भेजेगा तो तरुण की इंफॉर्मेशन बैंक के पास में रहनी चाहिए। ठीक है, अगर वो मिस हो गई तो रिस्क हो सकता है। सिमिलरली जो रिसीव कर रहा है दूसरे एंड पे, उसको भी इसकी भी इंफॉर्मेशन बैंक के पास होनी चाहिए, ऐसा मैंडेट है। ठीक है, और जहां मिस हो गई इंफॉर्मेशन वो फ्लैग हो जाना चाहिए। और इतने बड़े सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में हो सकता है, मान लो बहादुरगढ़ में कोई एक ब्रांच में एक बंदा बैठा है कैशियर, उसने अपने जुगाड़ बना रखा है, बेटिंग का पैसा लेकर के सिस्टम में घुसा दिया, तो वो फ्लैग होना चाहिए ट्रांजैक्शन की, भाई कहाँ पे सोर्स मिसिंग है ऑफ द कैश विच केम इन। तो वो एक एआई सिस्टम कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो बैठे बैठे सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हो सकती है, पॉसिबल। ठीक है, पहले अभी अभी क्या होता है, अभी अभी यही होता है ना, आदमी सोचता है पता थोड़ी चलेगा, मैं यहां से कर दूंगा, किसको पता चलेगा, जब तक पता चलेगा तब तक मैं 25 साल रिटायरमेंट के हो चुके होंगे मेरे। ठीक है, पहले तो ऐसे ही होता था, बहुत, इट वॉज अ वेरी वेरी वीक नेटवर्क। ठीक है, जब तक बहुत पुलिस एग्रेसिवली किसी चीज को नहीं ढूंढ रही होती, छोटे मोटे स्कैम स्पूम क्राइम तो ऐसे ही निकल जाते हैं, उनकी तो मतलब इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आने वाले समय में इतना ज्यादा डिजिटल एवोल्यूशन बढ़ जाएगा एआई के आने की वजह से, एक पीछे बड़ा रिसेंट केस है। ये जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, बिरयानी जो बेचते हैं, बिरयानी वालों का कितने हजार करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रेल एआई के थ्रू निकाला। आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा। हैव यू हर्ड दैट? नहीं सुना तो मैं उस पर डालता हूँ गूगल पे। कितने सारी कंपनी, कितने सारे ऐसे अकाउंट्स थे जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, और एआई ने ढूंढ के निकाला बैक हिस्ट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन से कि कितने का फ्रॉड हुआ। कई हजार करोड़ का बिरयानी फ्रॉड हुआ। दिखाता हूँ, बिरयानी फ्रॉड स्टोरी। ठीक है, अब देखो, ये था फ्रॉड। सो बिरयानी फ्रॉड हुआ था। ठीक है, बिरयानी फ्रॉड के नाम से चल रहा है और अभी रिसेंट है ये। सो इज अ मैसिव टैक्स एवेशन स्कैम इन्वॉल्विंग पॉपुलर बिरयानी रेस्टोरेंट चेन्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स डिस्कवर्ड दीज eateries hid a combined 70,000 crore in sales, okay, by using manipulated billing software to secretly delete cash and digital transactions. ठीक है, ये लोग क्या करते थे, कैश और डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को अपने लेवल पे मिटा देते थे। ठीक है, 70,000 करोड़ का स्कैम था, अभी रिसेंटली एक्सपोज हुआ, और सॉफ्टवेयर ट्रेल एआई के थ्रू ही पकड़े गए। ठीक है, तो स्कैम कैसे काम करता था, रेस्टोरेंट ओनर्स यूज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस इन देयर बिलिंग सॉफ्टवेयर टू ऑल्टर और डिलीट कस्टमर इनवॉइसेस आफ्टर पेमेंट। ठीक है, नहीं पेमेंट हो जाती थी, वो अपने यहाँ से बिल डिलीट कर देते थे। ठीक है, कि जैसे मान लो 1 लाख की बिल्स हुए, 20,000 की डिलीट कर दिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हिडन रेवेन्यू आया, इससे क्या हुआ, बाय रिमूविंग दिस बिल्स द रेस्टोरेंट्स आर्टिफिशियली लोवर्ड देयर टोटल डिक्लेयर्ड सेल्स टू पे लेस टैक्स। ठीक है, सारा एक्सपोज नहीं किया, टैक्स बचा लिया। ठीक है, क्रिएटिव कैश हाइडिंग, ओनर्स स्टैश्ड कैश इन एम्प्टी रेंटेड अपार्टमेंट्स। ठीक है, एंड रोटेटेड यूपीआई आईडीज अमंग एम्प्लॉयज टू हाइड द ट्रू वॉल्यूम ऑफ मनी कमिंग इन। ठीक है, यूपीआई के थ्रू हो रही थी ये सब ट्रांजैक्शन, थोड़ा थोड़ा निकाल के इधर से उधर, उसको कैश दिया उससे ट्रांजैक्शन ले ली, कि एक को 50,000 दिया उससे यूपीआई करवा लिया। ठीक है, मतलब इस तरीके से गेम खेल रहे थे, कैश बचा लिया और वो कैश इनको दिया, इनसे यूपीआई की ट्रांजैक्शन करा ली। ठीक है, फॉर सम रीजन, या उनको ट्रांजैक्शन कर दी कुछ दिखा करके, मतलब। अब इसके बाद क्या हुआ, तो टैक्स ऑफिशियल्स ट्रेस द डिलीटेड बिल्स बैक टू द बैकएंड सर्वर्स ऑफ द बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। ठीक है, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर जो दे रहा था उसके पास से बैक ट्रेस करके मिला, एंड दे यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने एआई यूज किया। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनालाइज रफली 1,77,000 रेस्टोरेंट्स आईडी एंड 60 TBs ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। यानी इनको ट्रांजैक्शन डेटा मिला, एआई यूज करके उन्होंने उस ट्रांजैक्शनल डेटा को एनालाइज किया और
1,77,000 रेस्टोरेंट के ऑब्जर्वेशन थे, समझ लो उसके अंदर। वो सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने रिव्यू किए और उसमें से उन्हें ट्रेसेस मिले ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्कैम वाज हैपनिंग। सो एआई एल्गोरिदम ने क्या किया? एआई एल्गोरिदम स्पॉटेड रेड फ्लैग्स लाइक मैसिव ड्रॉप्स इन रिपीटेड संडे सेल्स, कि संडे को जो सेल हो रही है उसमें बहुत रिपीटेड ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। मिसिंग कैश ट्रांजैक्शंस एट स्पेसिफिक टाइम्स, इस तरीके के पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए एआई ने, ठीक है। सो अब इसी तरीके के सिस्टम्स बैंक्स को भी चाहिए, क्योंकि वहां तो जब एक बिरयानी रेस्टोरेंट 70,000 करोड़ का स्कैम कर सकता है, ठीक है, 1,77,000 रेस्टोरेंट, तो बैंक का सोचो नेटवर्क कितना बड़ा और कितने सारे लोग यूजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो सो दीज काइंड्स ऑफ सिस्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है बात? हम्म। ओके, तरुण आज समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है। सो हमें सेंडर और बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कहीं पे इनकम्प्लीट ट्रांसफर डिटेल्स हैं, ठीक है, जैसे कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है, किसी ने पैसा भेजा और उसकी इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिली, तो फ्लैग हो जाना चाहिए ट्रांजैक्शन, ठीक है। अ ट्रांसफर विथ मिसिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शुड बी ईदर स्टॉप्ड, सस्पेंडेड और क्वेरीड और एस्केलेटेड, ठीक है। या तो वो ट्रांजैक्शन रुक दी जानी चाहिए, या सस्पेंड हो जानी चाहिए, या क्वेरी होनी चाहिए उसके अक्रॉस कि भाई क्या रीजन है इस ट्रांजैक्शन के पीछे, या वो एस्केलेट होकर कंप्लायंस टीम के पास चली जानी चाहिए, ठीक है, ये रूल है। सिमिलरली डोमेस्टिक ट्रांसफर्स जो होते हैं उस पर 50,000 का चेक है, तो डोमेस्टिक ट्रांसफर्स बाय नॉन अकाउंट होल्डर्स ऑफ 50,000, कोई भी बंदा रैंडमली वॉक करके बैंक में आया और उसने पैसा ट्रांसफर करने के लिए अगर कैश दिया 50,000 या उससे ज्यादा, ठीक है, तो उसकी प्रिस्क्राइब्ड ओरिजिनेटर यानी कौन भेज रहा है और बेनिफिशियरी कौन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास में होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसका तो आईडी ले लेंगे जो देने आए कि भैया अपना आधार कार्ड दो या अपना पैन कार्ड दो, ठीक है, पैन कार्ड लेते हैं जनरली, पैन पैन कार्ड से आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हो, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है बेनिफिशियरी की किसके अकाउंट में जा रहा है, सेम बैंक है, अदर बैंक है, ठीक है, मतलब दे गेट दैट इंफॉर्मेशन। कोई हाई रिस्क ज्योग्राफी है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व विथ FATF कंसर्न्स, ठीक है। ये हो गई आपकी मतलब FATF बेसिकली वो हो गई जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं, टेरर फाइनेंसिंग कैटेगरी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए। अगर कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वीक, ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे वीक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो हैं, क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शंस को हायर रिस्क वेटेज मिलना चाहिए, ठीक है। दोस ट्रांजैक्शन शुड बी कंसिडर्ड एज हाई हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस, कि ऐसी कंट्री में आप पैसा भेज रहे हो, ठीक है। मान लो मैं माल्टा भेज रहा हूँ पैसा, तो माल्टा क्यों भेज रहा हूँ उसका बहुत स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क ज्योग्राफी है माल्टा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें, अगर मैं डालूं हाई रिस्क ज्योग्राफीज, हाई रिस्क ज्योग्राफीज इन द वर्ल्ड फॉर लेट्स से मनी लॉन्ड्रिंग, बेटिंग, उसके बाद में हो गया आपका टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। इसके बाद में हो गया आपका चलो इतना ही करके देखते हैं, आई रिस्क लिख दिया, रिस्क होना चाहिए, ठीक है। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, तो ये क्या करती है, द ऑफिशियल अथॉरिटी ऑन हाई रिस्क ग्लोबल फाइनेंस, ये अथॉरिटी है, FATF बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो ये हाई रिस्क क्लासिफाई करती है हाई रिस्क ज्योग्राफीज इनटू टू डिस्टिंक्ट लिस्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन deficiencies in managing मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल बेटिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। सो एक तो है ब्लैकलिस्ट कंट्रीज है, हाई रिस्क कॉल फॉर एक्शन, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, दीज नेशंस हैव सीवियर अनएड्रेस्ड गैप्स इन प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स, द FATF mandates global financing entities to apply countermeasures and enhance due diligence when dealing with them। तो अगर आप पैसा
नॉर्थ कोरिया भेज रहे हो या ईरान भेज रहे हो या म्यांमार भेज रहे हो, ठीक है, तो इधर नेचुरली आपका हाई रिस्क में ट्रैक हो जाएगा अकाउंट, अगर इधर कहीं आपने पैसा भेजा तो, ठीक है। सो ईरान क्यों है? इट रिमेन्स ब्लैकलिस्टेड ड्यू टू हिस्टोरिकल डेफिसिट इन टेरर फाइनेंसिंग लॉज एंड फेलिंग टू रेटिफाई इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ये इंफॉर्मेशन देते भी नहीं है अबाउट दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच हैपेंड। फिर इसके बाद में बहुत लो बैंकिंग कंट्रोल्स हैं नॉर्थ कोरिया के पास, ठीक है। शेल बैंक्स बहुत सारे हैं। म्यांमार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सफर्स फ्रॉम सिस्टमैटिक रेगुलेटरी फेलियर्स लिंक टू ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का मतलब समझ लो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है। म्यांमार वगैरह ये भी बहुत रिस्की कैटेगरीज है, ब्लैक लिस्टेड है ये। इसके बाद में ग्रे लिस्ट हैं, ठीक है, जैसे मिडिल ईस्ट एंड एशिया, इराक, लेबनान, सीरिया, यमन, कुवैत, लाओस, नेपाल में भी बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइम होता है नेपाल के थ्रू, ठीक है। इंडिया, वियतनाम, ठीक है, अफ्रीका खतरनाक है। फिर यूरोप एंड अमेरिकाज, बॉस्निया, बुल्गारिया, मोनाको, बोलिविया, वेनेजुएला, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ठीक है, पापुआ, ये सब हैं। इस तरीके से द रोल ऑफ इलीगल बेटिंग एंड गेमिंग, इसके लिए बहुत सारी एफएटीएफ ने कर रखी हैं लॉज, ठीक है। हाई रिस्क ज्योग्राफीज इन इंडिया देखते हैं, हाई रिस्क ज्योग्राफीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी हैं ऐसी जगह जहां पैसा भेजो तो रिस्क हो सकता है, ठीक है। अब जैसे साइबर फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं, हाईएस्ट फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कर रखा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्कैम्स और म्यूल अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट्स बहुत सारे खुलते हैं इन जगहों पे, ठीक है। फिर इलीगल बेटिंग एंड टैक्स एवेशंस के लिए मुंबई, दिल्ली, एनसीआर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। मेवाट, जमतारा, झारखंड एरिया, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, इधर बहुत फोकस्ड बेटिंग क्राइम्स बहुत सारे हैं। साइबर एक्सटॉर्शन ग्रुप्स बहुत सारे हैं इस एरियाज में, ठीक है। फिर स्पेशल रेगुलेटरी जोन है गोवा, जहाँ पे ब्रिक एंड मोटार, कसिनो, गेमिंग, बेटिंग, ये सब इधर भी बहुत होती है। टेरर फाइनेंसिंग के लिए जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। और माओवादी जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इधर का जो बेल्ट है, ठीक है। सो ठीक है। अब एक ये है, ठीक है, E0 FIR सिस्टम, ये भी पता होना चाहिए, बढ़िया है ये, ठीक है। एक E0 FIR सिस्टम है जो इंडियन साइबर क्राइम सेल यूज करती है, सबसे बड़ा हथियार है ये आज की डेट में लोगों के लिए। लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती। जैसे मान लो आपको किसी भी कंपनी की बैंड बजवानी है, एक ट्रांजैक्शन कर दिया आपने, वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दो कि ये गलत ट्रांजैक्शन हुई है, आई वांट माय वो ट्रांजैक्शन फ्रीज कर बैक। देंगे अकाउंट। अरे फ्रीज कर देते हैं तुरंत, ठीक है। और वो डीफ्रीज करने का भी बहुत मुश्किल तरीका है, और मतलब इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत खतरनाक है ये। सो E0 FIR में क्या है? इट इज एन ऑटोमेटेड डिजिटल फ्रेमवर्क launched by Ministry of Home Affairs to combat high value online scams and financial fraud, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? फ्रीज म्यूल अकाउंट्स इन रियल टाइम, तुरंत ही बंद कर देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर विक्टिम्स टू मैनुअली विजिट अ पुलिस स्टेशन, द सिस्टम इंस्टेंटली transforms digital fraud complaints into valid legal documents to freeze mule bank accounts in the real time। तुरंत बंद कर देता है सिस्टम, E0 FIR सिस्टम, ठीक है। सो इसमें क्या है? 1930 हेल्पलाइन पे आप कॉल कर दो, a victim reports a financial cyber crime on this number, या आप एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट डाल दो, ऑटो कन्वर्जन हो जाएगा। इफ द अमाउंट एक्सीड्स 10 लाख, द सिस्टम ऑटोमेटिकली बाईपासेस ट्रेडिशनल पेपर वर्क एंड कन्वर्ट्स द कंप्लेंट इनटू अ E0 FIR। 10 लाख से ऊपर अगर कुछ भी है तो द जीरो एडवांटेज क्या है? लीगली इनेबल्ड अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। FIR हैज नो जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज, कहीं से बैठे किसी के यहाँ पे भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं आपको उस थाने जाना। जैसे मैं यहाँ से बैठे 10 लाख से ऊपर की अगर मेरी कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गई, चाहे मैं यहाँ से बैठ के महाराष्ट्र का कोई भी अकाउंट ब्लॉक करा सकता हूँ, मतलब बंद करा सकता हूँ, ठीक है। So it allows any police department to act immediately regardless of where the victim or criminal is located। और integrations क्या है? The platform directly interconnects with I4C, National Crime Records Bureau, and over
1500 ऑनबोर्डेड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं। ओके, द गोल्डन आवर, the first 1 to 3 hours after a fraud occurs. The primary goal of E0 FIR is to exploit the golden hour. 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर जैसे फ्रॉड हुआ तुरंत आप बंद करवा लो। ठीक है, so stopping the money trails, the receiving bank immediately place a debit fees or a financial lien on the destination account, preventing the scammers from withdrawing or layering the money through those mule accounts. उसके बाद फिर फॉलो अप प्रोटोकॉल है, टू मेंटेन द अकाउंट फ्रीज द विक्टिम मस्ट फिजिकली विजिट देयर लोकल साइबर पुलिस स्टेशन विद इन 3 days to verify their identity and convert the temporary E0 FIR into a permanent regular FIR. मतलब फिर E0 FIR से आप 3 दिन के अंदर जाके आपके पास टाइम है, आप उसको वैसे करा सकते हो। मतलब सिंपल, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर हैपनिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सच क्राइम्स। ठीक है, सो तो नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इज कि यू हैव टू मेक अ सिस्टम जो इस तरीके से ऑटोमेटेड डिसीजंस लेने में हेल्प कर सके। ठीक है, अभी तो क्या है, मान लो किसी ने ऐसी फर्जी कर दी कंप्लेंट, अभी तो पता नहीं है, तो वो तो बस इफ एल्स के थ्रू कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा अकाउंट को। बट अगर आपके पास एक जेनएआई सिस्टम है तो एविडेंस एस्टैब्लिश कर सकता है। अगर एक थ्रेशोल्ड के ऊपर एविडेंस जनरेट हो रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू कैन ब्लॉक द सिस्टम और डू अ रिलेटेड एक्शन अराउंड इट। ठीक है, सिमिलरली शेल बैंक रेस्ट्रिक्शंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेल बैंक का मतलब कोई फर्जी बैंक किसी कंट्री में खुलवा लिया। ठीक है, जैसे बता रहे हैं नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में आप बैंकिंग की बहुत सारी रेगुलरिटीज हैं। ठीक है, सो वहाँ बहुत सारे शेल अकाउंट्स खुल जाते हैं। तो आपकी कोई करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप्स नहीं होनी चाहिए। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग यही इसी केस में आता है कि बैंक को ये ध्यान रखना है कि आप किसी शेल बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसकी वैलिडेशन आपको करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप उसको कंप्लायंस टीम को एस्केलेट करो इशू, ये ऐसा लग रहा है कि ये शेल बैंक अकाउंट है, पैसा जहां ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब क्या यूजर ने तो बोल दिया भाई मेरा अकाउंट तो डीबीएस बैंक में है, अब वो डीबीएस असली है कि फर्जी है क्या पता। ठीक है, वो तो डीबीएस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा पैसा। अब डीबीएस बैंक भी तो फर्जी हो सकती है। ठीक है, ऑन पेपर खुल गई बैंक। सो हाउ टू प्रोटेक्ट सच इश्यूज? सिमिलरली एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चेक्स। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स रिक्वायर अप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन चेक्स, इनके लिए भी है। रिकॉर्ड रिटेंशन, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक की जिम्मेदारी है कि आपके पास सारे फ्लैट रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स मस्ट बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 5 years एंड शुड सपोर्ट ऑडिटेबिलिटी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी। ठीक है, 5 साल का तो स्ट्रिक्ट रूल है कि 5 साल तक तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हटा ही नहीं सकते, सारी मिल जाएंगी आपको। और बैंक तो खैर पता नहीं कब की सदियों की भी रखता है आज की डेट में, बिकॉज इतना सारा स्टोरेज अवेलेबल है। सिमिलरली FIU, ठीक है, विच इज योर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। सो आपको FIU को रिपोर्ट करना पड़ता है। बैंक मस्ट एस्केलेट सस्पिशियस केसेस टू द कंप्लायंस टीम एंड रिपोर्ट वेयर रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। सो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है FIU, ठीक है, उसको ये भेजा जाता है कि जो भी बैंक्स जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करेगा FIU को एस्केलेट करके भेजो। ठीक है, तो अब आपको भी जो सिस्टम बनाना है उसमें आपके पास डेटा आएगा, आप रूल चेक करोगे, रिस्क फीचर्स निकालोगे, रिस्क की स्कोरिंग करोगे, रिस्क स्कोरिंग करने के बाद ह्यूमन रिव्यू होगा, ह्यूमन रिव्यू के बाद एक एक्शन होगा और फाइनली एस्केलेशन होगा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। ऐसा एक ऑटोमेटेड सिस्टम आपको बिल्ड करना है। ठीक है, इन अ जेनएआई सिस्टम। अंडरस्टूड? ये हम अब 1 by 1 करके बनाना शुरू करें। आई थिंक अब काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या रूल्स हैं बैंक्स के, और धीरे धीरे हम इनको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हाउ दीज रूल्स विल कन्वर्ट इनटू एन AI कंप्लायंस मॉडल।